हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये देखा था कि जो क्लास 11 का चैप्टर 3 था उसमें हमने बहुत सारी बातों को जाना था। ठीक, मेंडलीव के बारे में समझा था, मतलब जो आवर्त सारणी था उसके बारे में जाना था। आवर्त सारणी में जो बेसिक ट्रेंड थे, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, और लास्ट आते आते हमारा ये विद्युत ऋणात्मकता पर चैप्टर समाप्त हो गया था। इसमें हमने उसके बेसिक ट्रेंड को भी देखा था और ये भी देखा था कि अगर एक्सेप्शन को भी देखा था। ठीक है, दोनों चीज को हम डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। देखिए, ये है आपका चैप्टर 4, क्लास 11th का चैप्टर 4 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अकार्बनिक रसायन का। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे, जैसे अभी आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं आयनिक बंध है, सहसंयोजी बंध है। ठीक है, वैसे अभी आगे आएगा फॉर्मल, आवेश, संकरण, ठीक, बॉर्न-हैमर साइकिल, फजान्स रूल। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे की केमिस्ट्री के लिए, आपके ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के लिए और आपके कंपटीशन के लिए। तो ये चैप्टर छोड़ करके अगर आप सोचे कि हम केमिस्ट्री समझ जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। अगर आपको केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है तो आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, बात करते हैं इस चैप्टर के विषय में। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बता रहा है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। हम थोड़ा सा पहले बेसिक बात करते हैं, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखिए, हमको पता है सबसे छोटे स्तर पर जाएं। ठीक, जैसे बायो से अगर आप होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा, या जो ये तो 9th में भी है ना। ठीक, भाई जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। उसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर हम सबसे छोटे स्तर पर जाएंगे तो उसको कहते हैं परमाणु। ठीक, 9th में डाल्टन का नियम डाल्टन का सिद्धांत पढ़े होंगे। ठीक, इसमें भी पढ़ाया गया था चैप्टर 3 में भी। तो सबसे छोटा है परमाणु। परमाणु जब मिलता है तो बनाता है अणु। ठीक, परमाणु मिलेगा मतलब जुड़ेगा। ठीक है, परमाणु जुड़ करके क्या बनाएगा? अणु। अब जब अणु जुड़ेंगे तो अणु जुड़ करके पदार्थ बनाएंगे या द्रव्य या पदार्थ। एक चीज सुनिए, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। इन दोनों में डिफरेंस है। द्रव मतलब लिक्विड, ये द्रव वो पानी वाला है। ठीक है, और ये द्रव्य मतलब होता है कोई पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो द्रव्य और द्रव तो अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य मतलब कोई पदार्थ का बात हो रहा है और द्रव मतलब कोई लिक्विड का बात हो रहा है। ठीक, इंग्लिश में तो ठीक है, लेकिन हिंदी वाले कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा अब इन्हीं पदार्थों को मिला करके, मतलब इन्हीं पदार्थों से हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है ना। ब्रह्मांड सबसे छोटे स्तर पर अगर हम जाए तो परमाणु है, परमाणु के बाद आता है अणु, अणु के बाद अगर हम देखें तो द्रव्य और फिर द्रव्य है। ठीक है, और द्रव्य जब मिलेगा तो ब्रह्मांड। अच्छा, ये अगर मिला है, ठीक, तो ये जैसे कंबाइन हुआ है, ठीक, तो किसी न किसी फोर्स के कारण हुआ होगा। सही बात है। तो परमाणु मिले चाहे अणु मिले, चाहे ये जुड़े चाहे ये जुड़े, इन दोनों में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। परमाणु के जुड़ने में चाहे अणु के जुड़ने में क्या हो रहा है? कोई ना कोई बल काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर परमाणु जुड़ता है तब भी कोई बल काम करता है और अणु जुड़ता है तब भी कोई बल काम करता है। इसी बल को हम कभी कभी बंध कह देते, इसी बल को हम बंध कह देते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? जिस बल से परमाणु या अणु जुड़ते हैं उसी को क्या कहा जाता है? बंध कहा जाता है। और कभी कभी ये बंध ना होकर के केवल बल ही रह जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी तो ये बल बंध बनेगा। ठीक है,
जैसे सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, ठीक। लेकिन कभी कभी यह बल बंध ना बन करके बल ही रह जाता है। जैसे आयनिक बंध जो है, आयनिक बंध कोई बंध नहीं है, आयनिक बंध एक प्रकार का आकर्षण है जो प्लस और माइनस के बीच में होता है, ठीक। आयनिक बंध क्या है? आयनिक बंध कोई बल नहीं है, आयनिक बंध एक प्रकार का आकर्षण है जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के अंदर होता है, ठीक। अच्छा, हमने इस बात पर चर्चा तो कर लिया कि भाई बंध क्या है। बंध क्या है कि भाई जो बल लग रहा है दो परमाणु या अणु के बीच में, ठीक है, मतलब उनके अणु के बीच में एक, जैसे परमाणु है, ठीक, तो परमाणु के बीच में जो बल लग रहा है, और अगर अणु है तो अणु के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक, उसी को क्या कहा गया है? बंध। मतलब बल लगाएगा तो क्या बन जाएगा? बंध बनेगा। कभी बंध बनेगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि वो बंध न बन करके वो बल ही रह जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि आयनिक बंध कोई बंध नहीं है, आयनिक बंध एक प्रकार का क्या है? अट्रैक्शन है, खिंचाव है, ठीक। चलिए, तो हमको ये सब बात डिटेल में पढ़ना है। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, ठीक है। उपसहसंयोजी बंध आपका 12th में है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं कि जो इसको भी लिख ही लीजिएगा, एक मिनट। जैसे जो बल है, बल कभी कभी तो बंद होता है और कभी कभी ये क्या रहता है? बल ही रह जाता है। बल में एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आयनिक बंध। क्या है? आयनिक बंध, ठीक। बात समझ में आ गया? अब भाई बंध कई टाइप के बनते हैं, ठीक है। जैसे कभी आयनिक बंध बना, सहसंयोजी बंध बना, उपसहसंयोजी बंध बना, वंडरवाल बंध बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध बन गया, तो कई टाइप के बंध है। धात्विक बंध बन गया, ठीक। तो बंध कई टाइप के हैं। अब वो बंध कई टाइप के हैं देखिए। अब इसे बल दो प्रकार का होता है। अगर वो परमाणुओं के मध्य लग रहा है, परमाणुओं के मध्य लगेगा तो इसको कहेंगे इंटर एटॉमिक। इंग्लिश वाले देख ले भाई, एटम को परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, अणु, ठीक। क्या कहते हैं? अणु। एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल, अणु। समझ में आ गया? अच्छा, तो इसको हम कहेंगे इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक। इसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर, इंग्लिश नाम है इसका, ठीक। आगे हम बोल देंगे, लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अगर परमाणुओं के मध्य बल लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इंटर एटॉमिक। और अगर अणुओं के मध्य बल लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे परमाणुओं के मध्य बल लगता है तो उसमें कौन कौन से आते हैं, और अणुओं के मध्य अगर बल लग रहा है तो उसमें कौन कौन से आएंगे, ठीक। देखिए, परमाणुओं के मध्य जो बल लगता है, तो परमाणुओं के मध्य जब बल लगता है तो उससे आयनिक बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। इसको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। बहुत जगह इसका बात आएगा, ठीक। धात्विक बंध बनता है और उपसहसंयोजी बंध बनता है। कैसे? परमाणुओं के मध्य जो बल है उससे, ठीक है। परमाणुओं के मध्य जो बल है, परमाणुओं के मध्य जो बल है उससे क्या बनता है? आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध या उपसहसंयोजी बंध। समझ में आ गया? अच्छा, अगला देखते हैं। और अणुओं के मध्य जो बल बनता है उसको क्या कहते हैं? इसमें दो टाइप का देखेंगे, एक वंडरवाल बंध होता है और एक हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध दो टाइप का है, एक अंतरा अणु और एक अंतः अणु, ठीक। अंतरा अणु जब दो अलग अलग एटम के बीच, सॉरी, दो अलग अलग अणुओं के बीच में लगेगा, और अंतः अणु जब हाइड्रोजन के सेम अणु के बीच में लगेगा, ठीक है। जब समान अणु के बीच में बल लगे तो अंतः अणु, और अलग अलग अणु के बीच में लगे तो अंतरा अणु, ठीक। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारा चूंकि बहुत बेसिक लेक्चर है, हम चीजों को समझेंगे आज कि वास्तव में होता क्या है, बल क्या है, हाँ, बल क्या है, ठीक है। इतना तो जान गए। अब देखते हैं कि बंध क्या है, ठीक, और बंध कैसे बनता है, ठीक है। तो बंध बनने इतना अच्छा बात समझ में आ गया। परमाणु, अणु, द्रव्य पदार्थ, परमाणु अणु के बीच में बल लग रहा है, उस बल को बंध कर रहे हैं,
ठीक है, और कभी कभी वो बल रह जा रहा है। तो दो टाइप का है, परमाणुओं के मध्य जो बल लगता है और अणुओं के मध्य जो बल लगता है। अब देखिए, परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वो आयनिक बंध है, सहसंयोजी, धात्विक है और उपसहसंयोजी है। और अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो है वंडरवाल, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी दो, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है तो अंतराणु, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में है तो अंतःअणु। परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वो प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और यहाँ कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, प्रबल बंध। और अणुओं के बीच में जो बंध बनता है उसको वो वीक बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड होगा? ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक। परमाणुओं के मध्य अगर बल लग रहा है तो उससे जो बॉन्ड बनेगा, परमाणुओं के बीच में बल लग करके जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बंध होगा, और अणुओं के बीच में अगर बल लग करके बंध बन रहा है तो वो कमजोर बंध होगा, ठीक है। कैसे पता? तो देखिए, इसको तोड़ने के लिए हमको 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, ठीक। 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। अच्छा, इसका कंपेयर भी कर लेते हैं। इसमें 2 से 40 किलो जूल प्रति मोल, अब इसमें हाईएस्ट 40 किलो जूल प्रति मोल देना है, इसमें हाईएस्ट 400 किलो जूल प्रति मोल देना है। बात समझ आ रहा है कितने का डिफरेंस, मतलब कौन ज्यादा है, ठीक है। मतलब इसमें बंध बहुत मजबूत बना है, मजबूत बंध तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कमजोर बंध है, यहाँ कमजोर बंध है, यहाँ पर तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा, ठीक है बात। चलिए, कितना लिख लीजिएगा, इरेज कर देने जो फालतू है। बस इसको लिख लीजिएगा, यहां से सॉरी दुर्बल बंध बनता है, दुर्बल बंध कैसे पता? तो इसके तोड़ने के लिए 2 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देनी पड़ती केवल, ठीक। और यहाँ पर प्रबल बंध बनता है, इसको तोड़ने के लिए 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? प्रबल से दुर्बल पे जाइएगा तो यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिएगा, यहाँ से 1 जीरो हटा दीजिएगा, आपका ये दुर्बल वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि जो बंध है वो बनता कैसे है, ठीक। हमको ये पता होना चाहिए, जब हम रासायनिक आबंध नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि ये बंध बनता कैसे है, ठीक है। देखते हैं, देखिए, बंध कैसे बनता है इसके लिए 2 थ्योरी दिया गया है। एक है पुरानी परिभाषा, एक है पुरानी परिभाषा, ठीक है, और एक है नई परिभाषा, ठीक है। 2 परिभाषाएं हैं, एक है पुरानी परिभाषा और एक है नई परिभाषा। पुरानी परिभाषा क्या कहती है, बात करते हैं उसके विषय में। पुरानी परिभाषा, पुरानी परिभाषा ये क्या कहता है? पुरानी परिभाषा ये कहती है कि भाई जो एटम है, मतलब हाँ, जो एटम है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। अच्छा, देख लेते हैं इसको समझाने का मतलब कैसे, कि एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं किसका? NaCl का। सोडियम, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। भरेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे कोष में 3 8 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और तीसरे कोष में कितना? 1 ना, ठीक, 1। क्लोरीन का बनाते हैं,
पहले कोष में 2 ठो, दूसरे कोष में 8 ठो ना, 3 4 5 6 7 8, लास्ट में भाई 2 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, 8 2 10, 2 8 18 32। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना नहीं आता है तो पिछले लेक्चर में आप लोग जाके अटेंड करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना बताया गया है, ठीक है। जो देखे हैं वो आगे बढ़े, या जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए उनको समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बाद में देख लेंगे। अभी देखिए 2 8 18 32 भरते हैं। पहले कोष में 2 पूरा भरा होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8, फिर लास्ट वाले में 7 ही बचा है, 2 3 4 5 6 7। अब होता क्या है, दोनों का अपना अष्टक पूरा करना है। अच्छा, अष्टक पूरा करना है, ठीक, लेकिन ये 2 जगह मत लागू करिएगा, एक हाइड्रोजन पर और एक अक्रिय गैस पर। अक्रिय गैस का सबका अष्टक पूरा होता है, हीलियम 2 ही, मतलब हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम पर ये अष्टक वाला लागू मत करिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। हाइड्रोजन और हीलियम पर लागू नहीं करिएगा। देखिए तो भाई इसको भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन करना है बाहरी कोष में, और इसको भी अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो ये क्या करेगा, ये कर सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन मंगा ले और 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। आसान क्या है, आसान है कि एक ठो निकाल दे, 7 मंगाएगा तो बाहर 7 और एक 8, 1 दे देगा तो ये हट गया, ये वाला कोष खत्म, तब भी कितना हो गया, बाहरी कोष में 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सोडियम के ऊपर आता है प्लस, सोडियम के ऊपर क्या आता है, प्लस। अच्छा, इसके पास है 2 ऑप्शन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसके लिए आसान क्या है, इसके लिए ये वाला आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेना। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इसका भी अष्टक कंप्लीट और इसका भी अष्टक कंप्लीट, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसी के कारण एक अट्रैक्शन होता है और प्लस माइनस जुड़ते हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, बात समझ में आ गया। तो पुरानी परिभाषा ये कहती है कि जो बंध बनता है, जैसे यहाँ बना है, तो वो क्यों बनता है, क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, 8 पूरा कर रहा है, तो ये तो पुरानी परिभाषा कहना है, ठीक है, ये पुरानी परिभाषा है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इन सब चीजों को समझिए, इसमें कुछ लिखवाने वाला नहीं है, ठीक है, लिखवाने वाला होता है तो हम लिखवा देते हैं और उतना सफिशिएंट भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जहां पर जैसे लिखवाया जाता है, जो कहा जाता है उतना क्या करिए। चलिए हम पुराना परिभाषा देख लेंगे। भाई पुराना परिभाषा कह रहा था कि अष्टक कंप्लीट करो, और ये हाइड्रोजन हीलियम पे लागू नहीं होगा। थोड़ा सोचिएगा तो आप लोग, ऐसा क्यों, विचार करिएगा, ठीक है, विचार करिएगा और बताइएगा ऐसा क्यों। अब आते हैं नई परिभाषा पे, मॉडर्न थ्योरी, नई परिभाषा, इसको ध्यान समझिएगा, इसी में आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड बनता क्या है, ठीक है, इसी में आपको समझ में आएगा बॉन्ड क्यों बनता है। चलिए इसको हम इरेज कर देंगे सारे को, हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी। नई परिभाषा, देखिए मॉडर्न थ्योरी कहती है कि अगर मान लीजिए आकर्षण हो रहा है, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षण से क्या होता है, आकर्षण से ऊर्जा मुक्त होती है। आकर्षण मतलब आ रहा है, पास आ रहा है, ठीक है, तो पास आएगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा किसी के अंदर से मुक्त हो रही है तो वो
स्थायी होकर के बैठ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। सपोज करिए आपको 5-6 दिन से खाना वाना नहीं मिला है, तो क्या होगा, एकदम बढ़ जाएंगे। तो आप बहुत ज्यादा उस समय क्या रहेंगे, स्टेबल, एकदम खाए रहेंगे, जेब में पैसा वैसा रहेगा तो एकदम क्या रहेंगे, भागते रहेंगे। तो ठीक है, तो आकर्षण होगा तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त। ठीक, तो ऊर्जा जब मुक्त होगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और जब ऊर्जा आएगी तो वो अस्थायी होगा। और ऊर्जा आता किसे है, तो प्रतिकर्षण से आता है। प्रतिकर्षण से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलेगा तो स्थायी कहाँ रह गया, अब तो अस्थायी हो जाएगा ना, अस्थायी। तो यहाँ वाला बात ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा मुक्त होगा, सोचिएगा ऊर्जा मुक्त हुआ, एनर्जी नहीं बचा है, मतलब एकदम चुपचाप बैठेगा, स्थायी रहेगा। ठीक, बात समझ आ गया। ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा मतलब एक जगह नहीं बैठेगा, अस्थायी रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दो बात नोट कर लीजिएगा। जहां आकर्षण होगा, ठीक है, तो ऊर्जा मुक्त होगी और वो स्थायी बनेगा। अगर प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा मिलेगी और ये अस्थायी होगा। आकर्षण को कहते हैं अट्रैक्शन, और इसको कहेंगे रिपल्सन। ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टेबल, इसको कहेंगे अनस्टेबल। ठीक है, ये दो बात। अच्छा, अब हम इसको बना करके थोड़ा सा देख लेते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण तो पता होगा, आकर्षण मतलब पास, आकर्षण मतलब पास आना, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। चलिए अब बनाते हैं, देखते हैं। एक ये है, एक एलिमेंट ये है। ठीक, ये बना दे रहे हैं, गिन के नहीं बना रहे, ठीक है, नॉर्मल बना दे रहे हैं जैसे है। अब ये क्या होगा भाई, आकर्षण होगा तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे। ठीक है, आकर्षण के समय, आकर्षण के समय क्या होगा, एक दूसरे के पास जाएगा। ठीक, जब एक दूसरे के पास जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक, आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ, ऊर्जा निकली, ऊर्जा निकली तो ये स्थायी हो गया। अब मान लेते हैं आते 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 भाई जितना पास आना था वो उतना पास आ गया, मतलब यहां पर आ गया। ठीक है, इतना पास ये आ गया है। अब इसको और पास ले आएंगे ना तो ये दूर भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई, जितना पास लाना था वो आया, जितना पास लाना था आया 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 आया, अब नहीं आ रहा है। अब अगर और ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। ठीक, तो अब अगर और पास ले जाएंगे तो पास नहीं आएगा, अब क्या होगा, दूर भागेगा। और जब दूर भागेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, और जब ऊर्जा बढ़ती है तो स्थायित्व कम होता है। ये बेसिक बेसिक बात है, इतना ध्यान रखिएगा। आकर्षण से ऊर्जा बढ़ती है लेकिन स्थायित्व कम हो जाता है। प्रतिकर्षण से ऊर्जा घटती है लेकिन आकर्षण से ऊर्जा, हाँ ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होती है, सॉरी, आकर्षण होगा तो ऊर्जा मुक्त होगा और ये स्थायी हो जाएगा। ठीक, और प्रतिकर्षण से ऊर्जा प्राप्त होगा और वो इसका स्थायित्व तो कम हो जाएगा। जैसे ये खींच रहा था, पास आ रहा था, पास आ रहा था, पास आ रहा था। ठीक, तो ऊर्जा बाहर निकली, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ये स्थायी होगा। अब जितना पास आना था आ गया, जितना पास आना था आ गया। अब इससे और ज्यादा पास लाएंगे तो ये दूर भागेगा। तो जब दूर भागेगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होगी तो स्थायित्व कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब कौन आकर्षण कर रहा है, कौन प्रतिकर्षण कर रहा है, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको। देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा आखिर किसमें, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ए है
और ये बी है, ठीक है, ए है और बी है। अगर ए का मतलब ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन, ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, भाई दोनों इलेक्ट्रॉन ही है तो दूर भागेगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, ठीक। ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, ए के नाभिक और बी के नाभिक में भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो मतलब सेम चार्ज तो पास नहीं जा रहा है, ये बात हम पहले भी जानते हैं, ठीक। आकर्षण कैसे होगा, एक दो, तीसरा पॉइंट, अगर ए का नाभिक हो और बी का इलेक्ट्रॉन हो तब आकर्षण होगा, है ना। ए का नाभिक हो और बी का इलेक्ट्रॉन हो तब आकर्षण होगा। दूसरा, या तो ए का इलेक्ट्रॉन हो और बी का नाभिक हो तब क्या होगा, तब आकर्षण होगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे तो दूर भागेगा, सेम चार्ज नहीं ना जुड़ेगा, सेम चार्ज क्या होता है, दूर भागता है, ठीक। अगर इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को हम पास ले जाना चाहेंगे तो वो दूर भागेगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। इसके नाभिक को हम पास ले जाके रखेंगे तब भी ये दूर भागेगा, ठीक। लेकिन इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो उसी बल से जो मतलब वही जो बल है वो क्या बनाता है, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लग रहा है, जो यहाँ पर क्या लग रहा है, लिखे लिख दे रहे, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लग रहा है, इसी के कारण हमारा क्या बनता है, बंध बनता है। बात समझ में आ गया। तो वही स्टार्टिंग बताया गया था कि जो बल है वो बंध बनाता है, ठीक है बात। और प्रतिकर्षण या आकर्षण बल क्या करता है, बंध बनाता है। तो कौन सा बंध बना रहा है, बात समझ में आ गया, ठीक। कोई प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, उसी कारण क्या बनेगा, आपका बंध बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर जो बंध है सॉरी नहीं, यहाँ पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के कारण क्या बन रहा है, बंध बन रहा है, ठीक। इसमें आपको देख लीजिए, कोई डाउट है तो चलिए, बात समझ में आ गया। अच्छा, यही बात हम स्टार्टिंग में किए थे कि भाई हम आज हम ये स्टार्टिंग में किए थे कि भाई जो बल होता है, ठीक है, तो बल क्या करता है, बंध बनाता है और कभी कभी वो बल ही रह जाता है। तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि बंध बनता कैसे है। इनके नाभिक और इलेक्ट्रॉन या नाभिक के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चल रहा है, मतलब है, वही बल बंध को बनाने के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक। आज हम यहां तक समझे कि बंध बनता कैसे है, बंध कैसे बनता है, ये बात हमको समझ में आ गया। अब इसको हम ग्राफ के सहारे भी देख ले रहे हैं, आप ये सब बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये ग्राफ है, इधर हम ले रहे हैं दूरी, इस अक्ष पर क्या है, दूरी, और ऊपर हम ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा ले रहे हैं। अच्छा, दूरी बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत ज्यादा दूर होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, दूरी अनंत है तो एनर्जी क्या होगा, जीरो, ठीक है। दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है तो उस समय जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अब धीरे धीरे जो एटम है उसको पास ले आ रहे हैं। जब हम एटम को पास ले आएंगे, अब देखिए, जब एटम क्या होगा, जब एटम पास आएगा, पास क्यों आएगा, क्योंकि उसमें आकर्षण हो रहा है। तो जब एटम पास आएगा मतलब आकर्षण होगा, तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, मुक्त होगी मतलब ऊर्जा कम होगी, ठीक, ऊर्जा कम होगी। अब जीरो, यहीं पे जीरो है, तो अब और कम हो रहा है तो किसमें चल जाएगा, माइनस में। ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक। तो माइनस में गया, माइनस में गया, गया 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 गया। एक समय ऐसा आएगा
कि वो अब और पास नहीं आ सकता। भाई पास ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, आकर्षण हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है, लेकिन अब एक स्थिति ऐसी आ गई, अब इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर रुक गया, ठीक। अब और अधिक पास ले गया तो इस ये क्या हो गया, इसकी ऊर्जा बढ़ जा रही है। बात समझ आ रहा है? अब और पास ले गए तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, क्यों? क्योंकि अधिक पास ले आएंगे तो अब क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होगा, और जो प्रतिकर्षण होगा इससे ऊर्जा क्या होगी, इससे ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ पे तो ऊर्जा कम हो रही थी, मुक्त हो रही मतलब ऊर्जा कम हो रही है। अब यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, और ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थायित्व कम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम जब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे आयनिक बंध पर। अगला टॉपिक हमारा रहेगा आयनिक बंध। तब तक आज का लेक्चर आप लोग अच्छे से स्टडी करिए। ठीक, हाँ, जहां पर थोड़ा बहुत डाउट बच जाता है उसको आप लोग पहले प्रयास करिए कि पहले हम अपने से करें। ठीक, जब आप अपने से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, फिर भी लेकिन अगर छूट जाता है, ठीक है, या नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो आप हमारे पे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। हम इसको प्रयास करेंगे कि जब हम अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले आपके लेक्चर मतलब आपका जो डाउट है उसको बताएं, और उसके बाद हम उस लेक्चर में आगे उसको कंटिन्यू करें। ठीक, तो आप लोग अगला लेक्चर जब पढ़ेंगे आयनिक बंध का, तो आयनिक बंध को थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद लेक्चर को देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार करके देखिएगा ये काम। और हाँ, उससे पहले आज का लेक्चर एकदम अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पिछली कक्षाओं में ये चीजें नहीं थी। ठीक है, तो ये नई चीजें हैं। कुछ कुछ बात आप पढ़े भी होंगे और कुछ कुछ बात आप नहीं भी पढ़े होंगे। अधिकतर बात आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण वाला बात बस आप जानते होंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टडी करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग दिवाली अच्छे से मनाइए, और हो सके तो ऐसे लोगों की मदद भी करिए जो इस दीपावली उस अवस्था में नहीं है कि वो अपनी दीपावली को अच्छे से मना सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,